Hello friends, today we will discuss about the anterior abdominal wall. So anterior abdominal wall, it usually includes both the front as well as the side wall of the abdomen. एब्डोमेन के साइड को भी प्लस फ्रंट को भी जो इंक्लूड करता है, इसलिए हम इसको एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल भी कहते हैं। इज इट क्लियर? इसका एक्सटेंड देखें तो इट एक्सटेंड फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस अबोव टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस बिलो एंड लेटरली अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, देखो ये हमारा जिफाइड प्रोसेस है, स्टर्नम का सबसे लास्ट पोर्शन जिफाइड प्रोसेस, ये कोस्टल मार्जिन से हमारी। इज इट क्लियर? ये है ना, ये मिड लाइन है। यहां पर हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो हमारी हिप बोन है उसके आगे हमारी प्यूबिक बोन होती है, तो दोनों साइड की प्यूबिक बोन जो आपस में जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, यहां पर प्यूबिक क्रेस्ट भी होता है, इसके बाद इलियम होता है और लास्ट इस्चियम होता है। तीन पार्ट मिलकर हिप बोन बनती है। तो ये पोर्शन है ना, तो जिफाइड प्रोसेस से लेके अबोव अप टू दी प्यूबिक सिम्फाइसिस बिलो, और लेटरली अगर हम देखें तो हमारा एक्सिला वाला पोर्शन लेटरली, तो मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो एक्सिला के बीच से एक लाइन अगर हम खींचे तो मिड एक्सिलरी लाइन यहां तक आती है। दिस इज अवर एब्डोमेन। एब्डोमेन भी क्या, एंटेरोलेटरल वॉल या एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। इतना जो पोर्शन हमारा बना, दिस इज द एंटेरोलेटरल वॉल या एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। तो इसके एक्सटेंट समझ में आया। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, विसरास, एज वेल एज हेल्प्स इन वाइटल फंक्शंस। जितने भी इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, लीवर है ना, किडनीज है, यूरेटर है, तो ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, बोवेल्स हैं हमारे, है ना, कोलन है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, है ना, सीकम है, अपेंडिक्स है। इन सारी चीजों को एक तो प्रोटेक्शन, सपोर्ट भी देता है प्लस प्रोटेक्शन भी करता है। साथ ही साथ जो वाइटल फंक्शंस हैं, जैसे इट इज हेल्पफुल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, डिफिकेशन एंड चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, उसमें भी हेल्प करता है। कैसे? इंक्रीजिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देगा और डिफिकेशन में, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे, इंट्रोडक्शन देख लिया, एक्सटेंट देख लिया, देन इसका इंपॉर्टेंस देख लिया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस, ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे लेयर्स की, कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं। लेयर्स की बात करेंगे तो सुपरफिशियल टू डीप, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, सबसे पहले स्किन है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया है। अब सुपरफिशियल फेशिया में भी 2 लेयर है इसके अंदर। एक इसकी फैटी लेयर है, फैटी फेशिया है, फैटी लेयर, उसको हम कैंपर्स फेशिया कहते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, है ना। तो ये कैंपर्स फेशिया। और एक होता है हमारी मेम्ब्रेनस लेयर, इसको हमने कहा था स्कार्पास फेशिया। तो स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में जो आउटर मोस्ट लेयर है, फैटी लेयर, उसको हमने कैंपर्स फेशिया कहा था, और जो उसके बाद वाली लेयर है, इनर लेयर, जो कि मेम्ब्रेनस लेयर है, उसको हमने स्कार्पास फेशिया कहा था। तो स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया हो गया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारे जो मस्कुलर लेयर आती है, मस्कुलर लेयर के अंदर एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के बाद जो एक फेशियल होता है, फेशिया होता है, उसको हम फेशिया ट्रांसवर्सेलिस कहते हैं, जो कि ट्रू डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम जाएंगे तो प्री पेरिटोनियल फेट या प्री पेरिटोनियल स्पेस, और उसके बाद पेराइटल पेरिटोनियम होती है, इनर मोस्ट। ठीक है, तो ऐसी इसकी लेयर्स होती हैं। तो जो लेयर्स मैंने बताई बिलो द अम्बिलिकस है, आगे बता ही रहा हूं आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स में सबसे पहले हमने देखा था स्किन, सबसे पहले स्किन को देखेंगे। ठीक है, स्किन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिवली थिन होती है, एब्डोमेन की स्किन रिलेटिवली थिन होती है, स्ट्रेचेबल होती है। इसके अंदर स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा पावर होता है। कैसे? अगर प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, असाइटी से पेट के अंदर पानी भर जाना, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स जो हो जाते हैं, तो पेट का साइज बढ़ते जाता है। तो स्ट्रेचेबल है और रिलेटिवली थिन है स्किन एब्डोमेन की। इसी के अंदर अगर जैसे
ये जो प्रेशर हटते हैं आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर ओबेसिटी को हमने कंट्रोल किया और दुबले हुए, तो हमको एक स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं, एक सफेद धारियां बनती है यहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्चुरेशन ये धारियां बन जाती हैं। इनको हम कहते हैं लीनिया अल्बिकेंस। लीनिया अल्बिकेंस, ये वर्ड अपन करते हैं व्हाइट के लिए, और लीनिया मतलब लाइन, तो व्हाइट लाइंस मिलती है हमको, लीनिया अल्बिकेंस कहते हैं इनको। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के अंदर काम की चीजें व्हाइट लाइंस होते हैं। दीज आर द स्ट्रेच मार्क्स इन द लोअर पार्ट ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल ड्यू टू अनड्यू स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसी तरीके से स्किन के अंदर ही आपको अम्बलाइकस के बारे में लिखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अम्बलाइकस वाइवा के अंदर पूछते हैं, कभी कभी अम्बलाइकस के ऊपर 2 नंबर में एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो अम्बलाइकस क्या है? इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अम्बलाइकर कार्ड ड्यूरिंग फीटल लाइफ। मां के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, अम्बलाइकल कार्ड अम्बलाइकस से जुड़ती है। ठीक है, और इट लाइज, अगर हेल्दी पोजीशन, अच्छा इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो वेरिएबल इसकी पोजीशन होती है, बट इन हेल्दी एडल्ट्स it lies in anterior midline at the level of L3 and L4। L3 और L4 डिस्क के बीच में इसकी लाइनिंग मिलती है, तो ये अम्बलाइकस है और ये L3 और L4 के डिस्क के बीच में मिलती है। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। बट इन इन्फेंट्स एंड ओबीज पर्सन, ठीक है, या जिनका एब्डोमेन पेंडुलस हो, उनके अंदर ये थोड़ा सा लोअर साइड की तरफ मिलेगी। ओके, और स्किन अराउंड द अम्बलाइकस इज सप्लाइड बाय या इनर्वेटेड बाय T10 स्पाइनल कार्ड सेगमेंट्स ऑफ T10 स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड के T10 सेगमेंट से इसका इनर्वेशन होता है। ठीक है, और द लेवल ऑफ अम्बलाइकस इज अ वाटरशेड। ये एक पॉइंट है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? ऐसी, ये वाटरशेड लाइन कहलाती है। ये इमेजिनरी लाइन है, वाटरशेड कहते हैं इसको। याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर, वाइवा के अंदर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि लिम्फेटिक्स और ब्लड फ्लो जो ऊपर का ऊपर ही रहता है और नीचे वाला नीचे ही रहता है, ये इसको क्रॉस नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। ठीक है, इसी तरीके से अम्बलाइकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट एट विच ट्राइब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन एनास्टोमोसिस विद सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कि अम्बलाइकस एक ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर जो पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरीज हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के, सिस्टेमिक वेन के साथ एनास्टोमोस होती हैं, और इसको हम कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वाइवा पर्पस। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, जहां पर पोर्टल सिस्टम और सिस्टेमिक वेन्स आकर एनास्टोमोस होते हैं। ठीक है, अब अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अम्बलाइकस के आसपास जितनी वेन्स होती हैं ये फूल जाती हैं, टार्चुअस और डायलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैप्यूट मेडुसेई। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है इसको, है ना, कैप्यूट मेडुसेई। enlarged vein around the umbilicus due to portal hypertension is known as caput medusae। is it clear? यहां तक क्लियर हुआ? तो हमने लेयर्स के अंदर सबसे पहले देखी स्किन, अब हम देखेंगे सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया, तो बिलो द अम्बलाइकस इट हैज 2 लेयर्स। अम्बलाइकस के नीचे अगर हम देखें तो इसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर फैटी लेयर नोन एज कैंपस फेशिया और इनर मेम्ब्रेनस लेयर विच इज नोन एज स्कार्पास फेशिया। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। अबोव द अम्बलाइकस देयर इज नो क्लियर डिवीजन। अम्बलाइकस के ऊपर चलेंगे तो क्लियर डिवीजन नहीं होता, लेकिन अम्बलाइकस के नीचे हमको पूरी 9 लेयर्स मिलती हैं। मैंने आपको बना के बताया था डायग्राम, देखो फिर से, ये स्किन है। ओके, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ये हमारा फैटी लेयर है जिसको हमने कहा था कैंपर्स फेशिया। ठीक है, ये कैंपर्स फेशिया है। इसके बाद हमारा मेम्ब्रेनस लेयर है जिसको हमने कहा था स्कार्पास फेशिया। इज इट क्लियर? 1 2 3 लाइन। इसके बाद हमारी मस्कुलर लेयर आती है, इसमें मसल्स हैं। मसल्स में एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है। ओके, और इसके बाद एक हमारी फेशिया आता है, उसको हम कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सेलिस।
ओके, इसके बाद प्री पेरिटोनियल स्पेस है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस कहलाता है, और उसके बाद हमारी पेराइटल पेरिटोनियम आती है, ये पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये पेराइटल पेरिटोनियम हुआ। तो कितनी लाइन हो गया, आप देखो कितनी लेयर्स हुई। स्किन फर्स्ट, कैंपस फेशिया 2, स्कारफेस फेशिया 3, एक्सटर्नल ऑब्लिक 4, इंटरनल ऑब्लिक 5, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस 6, फेशिया ट्रांसवर्सली 7, और ये प्री पेरिटोनियल स्पेस 8 और पेराइटल पेरिटोनियम 9। ये 9 लेयर से है बिलो द अम्बिलिकस। इतना क्लियर क्लासिफिकेशन है। हमको 9 लेयर को क्रॉस करके अंदर जाना है। अगर हमको अपेंडिसेक्टोमी वगैरह करना है तो हमको 9 लेयर्स क्लियर करना पड़ती है। इज इट क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है दिमाग में हमेशा। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया रन्स बिटवीन दीज 2 लेयर्स। जितने भी सुपरफिशियल के कंटेंट्स हैं इन 2 लेयर के बीच में, कैंपस फेशिया और स्कारपस फेशिया के बीच में, इनके बीच में चलती है। और इंपॉर्टेंट वन इसके अंदर होता है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। इज इट क्लियर? इतना याद रखना। अब हम देखें प्रोलॉन्गेशन ऑफ स्कारपास फेशिया, कि स्कारपास फेशिया आगे और कहां जाता है। अगर हम थाई के अंदर स्कारपास फेशिया को नीचे उतारें, ये स्कारपास फेशिया नीचे, तो इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि यहां पर होता है, दिस इज पोजीशन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, तो 1.25 सेंटीमीटर बिलो या एक उंगली के बराबर चौड़ाई के बराबर इसके नीचे, तो जो हमारे स्कारपास फेशिया है ये फ्यूज हो जाता है, ये मर्ज कर जाता है विद डी फेशिया ऑफ द थाई, जिसको हम कहते हैं फेशिया लाटा, है ना। तो फेशिया लाटा जो होता है थाई के अंदर, उससे मर्ज चिपक जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो स्कारपास फेशिया कंटिन्यूअस हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही हमारा जो कैंपस फेशिया है, ये क्या है? ये फैटी पोर्शन है। ठीक है, तो ये पेनाइल फेशिया से पेनाइल रीजन में जाता है, और क्योंकि पेनिस के अंदर फैट नहीं होती है, ठीक है, तो ये आगे इस पेनाइल फेशिया के साथ कंटिन्यूअस होता है। तो इन थाई स्कारपास फेशिया बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट मर्ज विद या फ्यूज विद द फेशिया लाटा। और इन मिड लाइन, अगर हम मिड लाइन की बात करें तो इट इज कंटिन्यूअस विद पेनाइल फेशिया। इन एंटर मिड लाइन या हम कहें कि इन मीडियन प्लेन स्कारपास फेशिया इज थिकन एंड फॉर्म यू शेप्ड स्लिंग या फंडीफॉर्म या सस्पेंसरी लिगामेंट बनाता है विच कनेक्ट्स पेनाइल फेशिया टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ के रखता है इसको। ठीक है, ये हम आगे चलेंगे। ये पेनाइल फेशिया, ये ऊपर से स्किन आ गई हमारी लाइक दिस। ठीक है, तो यहीं पर हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसको यू शेप्ड एक स्लिंग बनाता है ये लाइक दिस। ठीक है, और इन फीमेल इट होल्ड्स द क्लाइटोरिस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। इन स्क्रोटम अगर हम आगे चलें, यही ये, तो ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्टॉस मसल, और इन पेरिनियम it is continuous with the Cooley's fascia. Okay, this is Cooley's fascia. Okay, बराबर। In perineum it is continuous as a Cooley's fascia. मसल्स की बात करें कि deeper to the superficial fascia in anterior abdominal wall we will find फ्लैट एंड वर्टिकल मसल्स, जो मैंने अभी आपको यहां बताई। जो फ्लैट मसल्स हैं 3 है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, जो कि लेटरल वॉल बना रही है ना। और वर्टिकल मसल्स एंटीरियरली मिलती हैं, इसमें रेक्टस एब्डोमिनिस है मेनली, और एक पिरामिडलिस है। 2 मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस बीच में मिलती है और पिरामिडलिस थोड़ा नीचे की तरफ। 20% पीपल के अंदर ये एब्सेंट होती थी। ये भी एक अपना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20% केसेस इंडिविजुअल्स के अंदर जो मसल एब्सेंट होती है एंटी एब्डोमिनल वॉल के अंदर, वो पिरामिडलिस कहलाती है। इज इट क्लियर? पिरामिडलिस। ओके, डीप में हम इसको आगे और ज्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जितने हमारी एपोन्यूरोसिस ऑफ दीज मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, है ना, रेक्टस एब्डोमिनिस, इनके जो एपोन्यूरोसिस हैं, ये आगे एक रेफी आपस में मिलते हैं और रेफी बनाते हैं। रेफी समझते हैं आप लोग? ये फाइबर्स एपोन्यूरोसिस आए और यूं मिलके बनाए, तो बीच की जो लाइन बनी ये हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस जो बनती है, लीनिया एल्बा कहलाती है। जो रेफी बनती है वो कहलाती है लीनिया अल्बा। इज इट क्लियर?
ऑल द एपोनेट्स ऑफ दिस मसल फॉर्म्स रेक्टस शीथ, एक तो रेक्टस शीथ बनाएगी और इनके बीच की जो लाइनिंग्स होती हैं वो कहलाती है लिनिया अल्बा। अब हम बात करेंगे रेक्टस शीथ की। इंपॉर्टेंट है रेक्टस शीथ को, स्पेशली मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा रेक्टस शीथ। एपोनेरोटिक शीथ है जो कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करती है और इसकी दो वॉल होती हैं, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। इसके अंदर भी हम डीप में जब आगे पढ़ेंगे आर्कुएट लाइन के ऊपर और आर्कुएट लाइन के नीचे। तो आर्कुएट लाइन के ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक की भी एंटीरियर लेमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल इसकी बनती है पोस्टीरियर लेमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम इसको डीप में बनाएंगे। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस। तो एंटीरियर वॉल इधर, ये एंटीरियर फॉर एग्जांपल है ना। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक और ये हमारी इंटरनल ऑब्लिक है, इसकी एंटीरियर लेमाइना और ये पोस्टीरियर लेमाइना। ऐसे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को ऐसे कवर करके रखती है शीथ, इसको हम कहते हैं रेक्टस शीथ, ठीक है। और ये ऐसे जा रही है यहाँ पर और ये कोस्टल मार्जिन यहाँ पर अपने, ठीक है। ये तो ऐसे कवर कर रही है ना। और पीछे हमारा फेस, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड एंटीरियर लेमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल। पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर लेमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ये हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है, लाइक दिस। तो अबोव द आर्केट लाइन ये डायग्राम बनेगा। बिलो द आर्केट लाइन एंटीरियर वॉल इज कंप्लीट। एंटीरियर वॉल कैसे होती है? कंप्लीट होती है। किस किस से बनती है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। बिलो द आर्केट लाइन सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, बट पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है, डेफिसिट होती है, क्योंकि सारी मसल्स आगे की तरफ चली गई, पीछे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्स सीरीज बचता है। तो पोस्टीरियर वॉल बिलो द आर्केट लाइन रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है, डेफिसिट होती है। डीप में आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि रेक्टस शीथ के बारे में थोड़ा सा हमको इसमें लिखना है। एंट्री एब्डोमिनल वॉल के अंदर ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो ब्लड सप्लाई इसके अंदर जो होता है एंट्री एब्डोमिनल वॉल के अंदर दो आर्टरी होती है। सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, और एक होती है इंफीरियर थोरेसिक इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो कहलाते हैं डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी भी कहते हैं, और ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। आपको ये दो आर्टरी के नाम याद रखना है, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ओके। और दोनों की दोनों एनास्टोमोस होती है रेक्टस मसल के अंदर, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो लोअर थोरेसिक नर्व जो होती है, इसमें हमारा T7 से लेके T12 इंटरकोस्टल नर्व है, ये इसको सप्लाई करती है, प्लस लंबर 1 फर्स्ट लंबर जो नर्व होती है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, वो इसको सप्लाई करती है नर्व सप्लाई के अंदर। तो T7 से लेके T12 तक और L1 ये नर्व सप्लाई हो जाएगा किसका? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का नर्व सप्लाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या क्या है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर? देख तो जिफाइड प्रोसेस है, कोस्टल मार्जिन से है, 7 to 10 कोस्टल मार्जिन मिल जाएंगे हमको, प्लस इंग्वाइनल लिगामेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है। इंग्वाइनल लिगामेंट डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको, फुल एक चैप्टर लूंगा, एक लेक्चर इसी को पढ़ लूंगा, ठीक है। देन प्यूबिक सिम्फाइसिस मिल जाएगा आपको, प्यूबिक क्रेस्ट मिल जाएगा आपको, इसी के साथ मिड एक्सरे लाइन मिल जाएगी आपको। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है। लीनिया अल्बा मिलेगा आपको, ऐसे अम्लाइकस मिलेगा यहाँ पर वाटरशेड लाइन के साथ, और T10 सेगमेंट्स डर्माटोम कहते हैं अपन इसको, ठीक है। ऐसे ही आर्कुएट लाइन के बारे में मैंने बताया कि लोएस्ट लोअर लिमिट ऑफ पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ, रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर लेयर जो होती है उसकी लोअर लिमिट को हम आर्कुएट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। तो रेक्टस शीथ हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने ब्लड सप्लाई देखा, नर्व सप्लाई देखा, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखे, और नर्व के अंदर हमको अप्लाइड एनाटॉमी देखना है। तो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हर्निया। हर्निया जनरली जो मोस्टली हर्निया होते हैं, एक तो हमारा अम्लाइकल हर्निया होता है और एक इंग्वाइनल हर्निया होता है, मोस्टली होता है। बहुत अलग अलग टाइप के हर्निया जो आप सर्जरी में पढ़ेंगे, यहां पर आपको सिर्फ दो याद रखना है कि अम्लाइकल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया होता है। रेक्टस शीथ हेमेटोमा, जो रेक्टस शीथ हमारे बीच में बन रही है ना, इसके अंदर हिमोटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको रेक्टस शीथ हेमोटोमा कहते हैं। ऐसे ही असाइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटीज नोन एज द असाइटिस, और इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, असाइटिस कहते हैं इसको, और निकालने की प्रोसेस को पेरासेंटेसिस कहते हैं, ठीक है।
ये दो चीज प्लस इंसिजन प्लानिंग्स। तो इंसिजन कैसे देते हैं? अब हमको एब्डोमिनल वॉल को खोलना है, लेप्रोटोमी करना है, लेप्रोटोमी, एब्डोमेन को खोलना, ठीक है। तो एब्डोमेन को जब हम खोलेंगे तो इंसिजन कहां कहां से देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट कोस्टल इंसिजन, यहां पर इसको कोचर्स इंसिजन भी कहते हैं, ठीक है। राइट कोस्टल इंसिजन, फर्स्ट इंसिजन। देन अपर मिड लाइन, ये हमारी मिड लाइन है, तो अम्बलाइकस के ऊपर जो होती है अपर मिड लाइन इंसिजन होता है, ये अम्बलाइकस है फॉर एग्जांपल, है ना। तो अपर मिड लाइन के अंदर एक इंसिजन है, एक होती लोअर मिड लाइन इंसिजन, अपर मिड लाइन इंसिजन, लोअर मिड लाइन इंसिजन। इज इट क्लियर? तीन इंसिजन हो गए, एक दो तीन। एक और इंसिजन होता है ग्रिड आयरन इंसिजन, इसको अपेंडिक्सेक्टोमी, जो अपेंडिक्स को निकालने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं, तो ग्रिड आयरन इंसिजन यहां पर दिया जाता है, इसको मैकबर्नीस इंसिजन भी कहते हैं। मैकबर्नीस पॉइंट पढ़ाऊंगा हम आपको एब्डोमेन का, जब आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर, पर इतना याद रखना है इसको मैकबर्नीस इंसिजन या ग्रिड आयरन इंसिजन कहते हैं। एक होता है लेफ्ट इंग्वाइनल इंसिजन, ठीक है, ये होता है रुदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, ये लेफ्ट इंग्वाइनल इंसिजन रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन कहलाता है। और एक होता है फेनेस्ट्रियल इंसिजन, इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, पी एफ ए डबल एन, फेनेस्ट्रियल, STIL, फेनेस्ट्रियल इंसिजन। और ये आपका लेफ्ट इंग्वाइनल को रदरफोर्ड, सब साइंटिस्ट के नाम है, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। और ये हमारा ग्रिड आयरन इंसिजन कहलाता है, ग्रिड आयरन इंसिजन, ठीक है। इसको हम मैकबर्नीज इंसिजन भी कहते हैं, MSC और फिर B कैपिटल, मैकबर्नीज इंसिजन। ये कोचर्स इंसिजन या राइट कोस्टल, है ना। तो ये हमारे इंसिजन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, वाइवा के अंदर पूछते हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।